हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन और उसके यूजेज को पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए मैं फिर से एक बार प्रोनाउन के सारे पार्ट्स को रिमाइंड करा देता हूं। मैंने आपको प्रोनाउन के पार्ट्स को याद करने के लिए एक लॉजिक दिया था। वो क्या था? प्राइड, रीड। बोलिए क्या था? प्राइड, रीड। एक बार मैं सारे पार्ट्स को याद दिला देता हूं। पी से क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इंडेफिनिट प्रोनाउन। डी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ई एम्फैटिक प्रोनाउन। आर रिलेटिव प्रोनाउन। आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आखिरी डी से क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जिसमें से हम लोग पी से पर्सनल प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव और दूसरा है एम्फैटिक। मेरे भाई, मैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों को एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर एक आपको समझ में आ जाती है तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं। आइए अब समझते हैं। मेरे भाई, आप में से जितने भी विद्यार्थी हैं, या तो वो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकाग्र तरीके से कंसंट्रेशन रख के समझेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट भी आपको महसूस हो सकता है अगर आप अच्छे तरीके से नहीं सुनते हैं तो। आइए अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना, वो एक रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है। रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो एक वर्ड रिफ्लेक्ट से बना है, रिफ्लेक्ट। और इसी रिफ्लेक्ट से एक वर्ड बना है रिफ्लेक्शन। ये वर्ब है और ये इसका नाउन फॉर्म है। आप 10th क्लास में टॉपिक पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़े हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। वहां पे आपको प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में क्या बताया गया, शायद मैं आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर आकर टकराती है तो पुनः उसी बिंदु बिंब पर वापस लौट जाती है जहां से वो निकली थी। यही था प्रकाश का प्रवर्तन, है कि नहीं? मान लिया जाए, जैसे इसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लिया जाए कि मैंने आपको एक टॉर्च दिया और कहा आईने के ऊपर जलाओ। किसके ऊपर जलाने बोल रहे हैं? आईने के ऊपर। तो आईना के ऊपर जब आप टॉर्च को जलाइएगा तो बोलिए क्या होगा? टॉर्च का लाइट आईना से टकराएगा और पुनः टॉर्च की तरफ ही वापस आएगा, है कि नहीं? इसी घटना को आप क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। अब आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या कहा जाता है कि काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे। काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे तो वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं, किसी दूसरे को प्रभावित करे तो वो कहलाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे। काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं, किसी दूसरे को प्रभावित करे तो वो कहलाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। फिर से मैं बोल रहा हूं, काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं, दूसरे को प्रभावित करे तो क्या कहलाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए अब आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव का हिंदी अर्थ होता है अपने आप को या स्वयं को या खुद को। रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप को, स्वयं को या खुद को। लेकिन एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग
अपने आप ही स्वयं ही या खुद ही होता है। अपने आप ही स्वयं ही या खुद ही होता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप को, स्वयं को, खुद को। लेकिन एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप ही, स्वयं ही, खुद ही। अब मैं आपसे दो एग्जाम्पल हिंदी के लेता हूं, आप बताएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फैटिक है। मान लिया जाए मैंने आपसे बोला कि मैं अपने आप को पढ़ाता हूं, मैं अपने आप को पढ़ाता हूं, तो बोलो यहां क्या आया भाई? अपने आप को। तो बोलो ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं, मान लिया जाए कोई बच्चा आके बोला, मेरे क्लास में कोई बच्चा आके बोला कि यहां इंग्लिश कौन पढ़ाता है, अगर उसकी मुलाकात मुझसे हो जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां इंग्लिश मैं खुद ही पढ़ाता हूं, मैं खुद ही यहां इंग्लिश पढ़ाता हूं, खुद ही। अब क्या आ गया भाई? खुद ही। तो अब बोलो ये क्या बन जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से इन सारी बातों को रिमाइंड कर देता हूं। अभी मैंने क्या बोला कि काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे, क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं, दूसरे को प्रभावित करे तो क्या बनेगा? एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप को, स्वयं को या खुद को। लेकिन एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप ही, स्वयं ही या खुद ही होता है। आइए अब आगे की चीजों को समझते हैं। मैं और कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि कब वो रिफ्लेक्सिव होता है और कब वो एम्फैटिक होता है। मेरे भाई, आप कभी कभी सिनेमा में या फिर ऐसे ही मार्केट में चलते फिरते कभी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए क्या करता है, अपने हाथ में एक बेल्ट या चाबुक लिया रहता है और अपने पीठ पे ऐसे ऐसे मारता है और लोगों से पैसा मांगता है। जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में कि वो मारने का काम कौन कर रहा भाई? वही व्यक्ति। प्रभावित भी कौन हो रहा है भाई? वही व्यक्ति। तो अब बोलो कि ये काम जो हुआ है तो वो काम भी वही कर रहा, प्रभावित भी वही हो रहा है, यानी अपने आप को कर रहा है। तो बोलो ये एम्फैटिक होगा कि रिफ्लेक्सिव? बोलिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ रही है बातें? लेकिन वो वही बंदा काम ऐसे ऐसे, कभी कभी आप बचपन में देखे होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, किसी ढेला को या फिर किसी डंटा को रस्सी में बांध करके ऐसे 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 करके घुमाते हैं, देखे हैं घुमाते हुए? जरा सोचिए, मान लिया जाए वो बच्चा ऐसे ऐसे घुमा रहा है, घुमाते घुमाते उसी बच्चे को चोट लग गया, तो काम भी वही किया, प्रभावित भी वही हुआ। बोलो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। लेकिन ऐसे घुमाते 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 हाथ से छूट गया और किसी दूसरे बंदे का माथा फूट गया, तो अब बोलो काम वो किया लेकिन प्रभावित वही हुआ कि कोई और? जल्दी बोलो, कौन प्रभावित होगा? कोई और। तो अब ये क्या बनेगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? मैं इसका एक सबसे बेहतरीन आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरे भाई, आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने हैं? जरूर सुने होंगे। कहा जाता है, ऐसे तो कहा जाता है कि नेता जनरली बहुत कम ही लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन अटल बिहारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो काफी ईमानदार नेता थे। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अटल बिहारी ने एक बार क्या किया कि 14 पार्टियों का गठबंधन कर लिया। तो भाई अटल बिहारी जी ना ईमानदार हैं, अब उनके साथ जो 14 पार्टी का गठबंधन किया गया है वो ईमानदार है या नहीं, ये आप कैसे जानिएगा? तो अटल बिहारी इस बात को नहीं जान पाए और हुआ क्या कि 550 करोड़ का कोयला घोटाला कर लिया गया, जिसमें उन 14 पार्टी के गठबंधन में जो पार्टी के सदस्य थे उन लोगों ने 550 करोड़ का घोटाला किया। अब जरा सोचिए, तो मान लिया जाए आप अगर कोई गलती करते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी क्लेम किस पे जाता है? आपके बाबूजी पे, आपके गार्जियन पे। फिर अटल बिहारी के साथ भी वैसा ही हुआ, घोटाला किया कोई और फंस गए अटल बिहारी जी। बाद में आगे चलकर वो
सत्यापित किया गया कि अटल बिहारी उसमें शामिल नहीं थे, खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगले दिन पेपर में क्या छप कर आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 पार्टी के गठबंधन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर डाला। 14 पार्टी के गठबंधन के चक्कर में अटल बिहारी ने अपने आप को बर्बाद कर डाला। अब जरा सोचिए तो, गठबंधन करने का काम कौन किया? अटल बिहारी वाजपेयी। और बर्बाद किसको किए भाई? अपने आप को। यानी काम भी वही किए और प्रभावित भी वही हुए। तो बोलो ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप नाम सुने होंगे मायावती जी का। जिस समय वो भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो पूरे देश को बहुत गर्व हुआ कि एक सबसे बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है। तो हुआ क्या कि जानते हैं, मीडिया वाले लोग सारे जाते हैं वहाँ क्वेश्चन करने के लिए। तो मीडिया वाले लोग वहाँ पहुँचे, पूछे उनसे कि कैसा लग रहा, आप इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं, तो आप क्या क्या काम करेंगे। बहुत सारे सवालों को उन लोगों ने पूछा। और आखिरी सवाल मीडिया वालों ने पूछा कि मैम आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो मायावती जी गुस्सा में आकर अपने गार्ड का डंडा ली और जर्नलिस्ट को पीट दी। तो कल होकर के पेपर में क्या छपा? मायावती ने खुद ही जर्नलिस्ट को पीटा। मायावती ने खुद ही जर्नलिस्ट को पीटा। अब बोलो काम कौन किया? मायावती। प्रभावित खुद मायावती हुई है कि जर्नलिस्ट? बोलिए, जर्नलिस्ट प्रभावित हुआ। यानी काम कोई और किया और प्रभावित कोई और हुआ है। तो अब बोलो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि एम्फैटिक? बोलो क्या होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। मान लिया जाए मैं बोलूं कि मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। ऐसी जरूरतें पड़ जाती है, कभी कभी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति विद्वान तो है नहीं। हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ना पड़ता है कि नहीं? बदलाव लाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो मान लिया जाए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं अपने आप को पढ़ाता हूँ। अब सोचिए, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं ही। प्रभावित भी कौन हो रहे हैं? मैं ही। तो बोलो ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन कोई बंदा आकर पूछे कि इस कोचिंग में कौन पढ़ाता है, और वो बंदा मुझसे मिल जाए, तो मैं बोलूं क्या कि मैं खुद ही यहां इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं खुद ही यहां इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब जरा सोचिए, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। अब बोलो मेरे पढ़ाने से प्रभावित वहां मैं ही होऊंगा कोचिंग में कि कोई और? यानी मेरे विद्यार्थी प्रभावित होंगे, यानी काम मैं किया, प्रभावित कोई और हुआ है। तो बोलो ये क्या बनेगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। मैं एक बार पूरी बात को फिर से रिमाइंड कर देता हूं। काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करेगा, क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। लेकिन काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं, दूसरे को प्रभावित करे तो क्या बनेगा? एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग क्या होगा? अपने आप को, स्वयं को, खुद को। हिंदी वाले सेंटेंस को पहचानने के लिए मैं बताया हूं, इसीलिए। एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने आप ही, स्वयं ही, खुद ही। क्लियर है? आइए अब आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई, जनरली आपको टीचर बताए होंगे कि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। रिफ्लेक्सिव कहां आता है? वर्ब के बाद। लेकिन एम्फैटिक का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। बोलिए एक बार, रिफ्लेक्सिव कहां आता है? वर्ब के बाद। एम्फैटिक कहां आता है? वर्ब के पहले। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव कहां आता है? वर्ब के बाद। एम्फैटिक कहां आता है? वर्ब के पहले। लेकिन मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर वो वजह क्या है
कि रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आएगा और इंफैटिक वर्ब के पहले आएगा। तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। आइए समझते हैं। मेरे भाई, सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं, कोई किसी के बदले में नहीं आ सकता है। तो रिफ्लेक्सिव बनेगा कैसे, अब वो समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जोड़ा जाता है सेल्फ या सेल्व्स। बोलो क्या जोड़ा जाएगा, सेल्फ या सेल्व्स। ये सिंगुलर के लिए जोड़ा जाएगा और ये प्लूरल में जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस में जोड़ा जाएगा सेल्फ या सेल्फ्स, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाएगा सेल्फ या सेल्फ्स। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना है, सेल्फ या सेल्फ्स। सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्फ्स। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में जोड़ा जाएगा सेल्फ या सेल्फ्स, तो बनेगा रिफ्लेक्सिव या तो बनेगा एम्फैटिक। लेकिन थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाएगा सेल्फ या सेल्फ्स, तो बनेगा रिफ्लेक्सिव और या बनेगा एम्फैटिक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो जो शब्द रिफ्लेक्सिव हैं बिल्कुल वही शब्द एम्फैटिक भी हैं। अब आइए समझते हैं। एक बात बोलिए, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। अब आई सिंगुलर है तो क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। समझ में आ रही है, तो आई का क्या बन गया, माई सेल्फ। इसी ढंग से बी का पॉजिटिव केस क्या होता है, आवर। लेकिन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो अब क्या जोड़ेंगे, सेल्फ्स। तो बी का क्या बनेगा, आवर सेल्फ्स। भाई मेरे, यू सिंगुलर की भी तरह बिहेव करता है और प्लूरल की भी तरह, तो यू का दो रिफ्लेक्सिव बनेगा, एक योर सेल्फ और एक योर सेल्फ्स। ही का क्या बनेगा, हिम सेल्फ। सी का क्या बनेगा, हर सेल्फ। इट का क्या बनेगा, इट सेल्फ। वन का क्या बनेगा, वन सेल्फ। और दे का क्या बनेगा, देम सेल्फ्स। आपको यह समझ में आ गया होगा कि सेल्फ या सेल्फ्स क्यों जोड़ा गया, कब कि यहां माई, आवर, योर और यहां हिम, हर में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि वो मैं पहले ही बता दिया हूं। अब मेरे साथ एक बार आप भी रिपीट कीजिएगा। बोलिए, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ। बी का आवर सेल्फ्स। यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ही का हिम सेल्फ। सी का हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। वन का वन सेल्फ। दे का देम सेल्फ। क्लियर है। अब आइए आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई, अभी आप जितना भी वर्ड देख रहे हैं, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे शब्द रिफ्लेक्सिव भी हैं और एम्फैटिक भी हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि सर यही वर्ड कब रिफ्लेक्सिव का काम करेगा और कब एम्फैटिक का काम करेगा। आइए इसे अभी मैं क्या बोला था कि वर्ब के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, लेकिन वर्ब के पहले क्या आता है, एम्फैटिक। यानी अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, और अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग वर्ब के पहले हो तो ये क्या बनेगा, एम्फैटिक। मैं दो एग्जांपल लिखता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब वो रिफ्लेक्सिव है और कब वो एम्फैटिक है। मान लिया जाए मैंने लिखा आई टीच माई सेल्फ। अभी मैं बताऊंगा कि इसका आखिर वजह क्या है कि ये वर्ब के बाद आएगा और ये वर्ब के पहले। अभी आप नॉर्मली जो मैं बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। तो मैं एक सेंटेंस लिखा आई टीच माई सेल्फ, और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आई माई सेल्फ टीच हेयर, टीच हेयर। अब दोनों सेंटेंस में आप बताइए
कि रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक के रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सेल्फ या सेल्फ्स वाला दिखाई दे रहा है। यहां भी माई सेल्फ, यहां भी माई सेल्फ, लेकिन एक सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव का काम कर रहा और एक सेंटेंस में ये एम्फैटिक का काम कर रहा। तो आपको पता कैसे चलेगा सर कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक? कैसे पता चलेगा? अभी मैंने क्या बोला, जो वर्ब के बाद आए तो रिफ्लेक्सिव, वर्ब के पहले आए तो एम्फैटिक। ब्रेक कर दीजिए, बोलिए टीच क्या है सर? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। माई सेल्फ क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये मैं बताऊंगा क्यों बन रहा है, अभी रहने दो। चलो खाली सब्जेक्ट को ढूंढो। बोलो यहां वर्ब क्या आया है? टीच। अब बोलो कि यहां माई सेल्फ जो है वर्ब के बाद आया है। माई सेल्फ यहां किसके बाद आया है? वर्ब के बाद। तो अब बोलो ये क्या बन जाएगा? बोलो रिफ्लेक्सिव बनेगा। लेकिन यहां देखो माई सेल्फ कहां है? वर्ब के पहले। तो बोलो ये माई सेल्फ क्या बनेगा? एम्फैटिक। समझ में आ रही है बातें? अब जो आपका मेन लॉजिक है कि सर ये वर्ब के बाद क्यों आता है और ये वर्ब के पहले क्यों आता है, आइए मैं इसे आपको समझाता हूं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। मैं अपने आप को पढ़ाता हूं और मैं यहां बोल रहा हूं मैं खुद ही यहां पढ़ाता हूं। आप इन दोनों सेंटेंस को एक बार ब्रेक कर दीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद क्यों आता है और एम्फैटिक वर्ब के पहले क्यों आता है। बोलिए यहां पे पढ़ाना क्या है सर? वर्ब। कौन पढ़ाता है? मैं। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को पता करने का लॉजिक, वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिले वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो जरा देखिए तो क्या पढ़ाता है का जवाब है? नहीं है। जरा बोलिए तो किसको पढ़ाता है? अपने आप को। तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा? तो यहां जो अपने आप को वर्ड आया वो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां देखते हैं, बोलो पढ़ाना क्या है सर? वर्ब। कौन पढ़ाता है? मैं। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब बोलो क्या पढ़ाता है का जवाब है? किसको पढ़ाता है का जवाब है? नहीं है, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। लेकिन कहां पढ़ाता है? यहां। तो कहां का जवाब क्या बनता है? एडवर्ब। अब जरा देखिए यहां एक वर्ड आप देख रहे हैं, खुद ही। अब बताओ ये जो खुद ही वर्ड है वो किसके लिए आया है? यहां के लिए, पढ़ाने के लिए, हूं के लिए कि मैं के लिए? जल्दी बोलो किसके लिए आया है? मैं के लिए। यानी ये एक सपोर्टिव वर्ड है जो मैं पर इंफेसिस डाल रहा, दबाव डाल रहा है कि नहीं? यानी ये एक्शन को दबाव बनाने के लिए, काम करने वाला को पर दबाव बनाने के लिए लाया जा रहा है। यानी एक तरीके का सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? जैसे मैं बोला मैं खुद ही पढ़ाता हूं, तुम खुद ही जाते हो, तब मैं खुद ही पढ़ाता हूं, यानी मेरे ही बारे में कही जा रही है। तुम खुद ही जाते हो, तो एक बात बताओ, तुम्हारे बारे में ही कही जा रही है, यानी ये एक्शन का डूअर है, यानी काम को करने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब जरा सोचिए, जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो कहां आता है? वर्ब के बाद। जो सब्जेक्ट होता है वो कहां आता है? वर्ब के पहले। अब जरा सोचो, अपने आप को, स्वयं को, खुद को जब हम बोलेंगे तो वो एक तरीके का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां आता है मेरे भाई? वर्ब के बाद, है कि नहीं? लेकिन खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही बोलेंगे तो जरा सोचिए, तो ये एक्शन का डूअर है, यानी काम को करने वाला है। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। समझ में आ रही है? यही कारण है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और एम्फैटिक वर्ब के पहले आता है क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है। समझ में आई है बातें?
मेरे समझ से ये बात, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने का कोशिश करें। मान लिया जाए मैं बोलूं कि तुम हर बार अपने आप को धोखा देते हो, तुम हर बार अपने आप को धोखा देते हो। जरा सोचिए, काम भी तुम ही किए हो और प्रभावित भी कौन हो रहा है भाई? तुम ही। तो बोलो ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव, है कि नहीं? लेकिन मान लिया जाए तुमसे मैं मिलूं तो और मैं किसी बंदे के बारे में बताऊं, भाई वो तुमको धोखा दे देगा, तो तुमने क्या बोला? अरे यार मैं तो खुद ही धोखा देता हूं, मैं तो खुद ही धोखा देता हूं। किसको? अपने आप को कि दूसरे को? बोलिए, दूसरे को ना। यानी काम आप किए लेकिन प्रभावित कोई और हो रहा है। तो बोलो ये क्या बनेगा? एम्फैटिक। मेरे समझ से आपको ये एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का जो लॉजिक है, पहचानने का जो तरीका है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से सारी चीजों को ओवरलुक कर देता हूं, आइए मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। अभी मैंने क्या बोला कि काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को प्रभावित करे तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। लेकिन काम को करने वाला अपने काम से अपने आप को नहीं, दूसरे को प्रभावित करे तो क्या बनेगा? एम्फैटिक। अभी मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीनिंग अपने आप को, स्वयं को या खुद को होगा, लेकिन एम्फैटिक का हिंदी मीनिंग अपने आप ही, स्वयं ही या खुद ही होगा। रिफ्लेक्सिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। एम्फैटिक का प्रयोग वर्ब के पहले होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है। अभी हम लोग देखे थे ना। उसके बाद मैंने क्या बताया कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव और अपने अपने एम्फैटिक होते हैं। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव और अपने अपने एम्फैटिक होते हैं, कोई किसी के बदले में नहीं आएगा। जिसमें से मैंने आपको बताया, आई का क्या होगा? माई सेल्फ, बी का क्या होगा? आवर सेल्फ्स, यू का क्या होगा? योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही का क्या होगा? हिम सेल्फ, सी का क्या होगा? हर सेल्फ, इट का क्या होगा? इट सेल्फ, वन का क्या होगा? वन सेल्फ, और दे का क्या होगा? देम सेल्फ्स। अभी मैंने बोला कि यही सारे शब्द रिफ्लेक्सिव भी हैं और एम्फैटिक भी हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा? अभी मैंने लॉजिक दिया था, अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव, और अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग वर्ब के पहले हो तो क्या बनेगा? एम्फैटिक। मेरे भाई, मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम लोग इसके यूजेस को पढ़ेंगे। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनमें दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन 12th स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी तो आगे का जो यूजेस मैं पढ़ाऊंगा तो वहां आपको काफी ज्यादा दिक्कत महसूस होगा। इसलिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और स्किप करके मत देखिए। धन्यवाद।